नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूएस तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सरी, इसी के साथ साथ प्लांट प्रोपगेशन। पहले हम पढ़ेंगे नर्सरी। आज का स्टार्टिंग का टॉपिक कौन सा है? नर्सरी। नर्सरी क्या होता है? इस शब्द को आप सभी पहले सुन चुके होंगे बड़ी बात कि नर्सरी सामान्यतः अर्थ को लगाते हैं नर्सरी का कि जहां पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही अर्थ है आपका कि वह क्षेत्र जहां पे पौध तैयार की जाती है उसी को हम नर्सरी कहते हैं। अब पौध तैयार करने के तरीके बहुत होते हैं। जैसे अगर बीज के द्वारा पौध तैयार होगी तो बीज पौधा कहलाएगी वो। अगर कलम के द्वारा पौध तैयार हो रही है तो कलम पौधा कहलाएगी। तो कई अलग अलग तरीके हैं जहां से हम लोग पौध का तैयार कर सकते हैं, पौध का निर्माण कर सकते हैं। तो पौध के लिए सिंपली आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो नर्सरी बना रहे हैं उस नर्सरी में उस प्रकार का माहौल पौध के लिए मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा जो एक सामान्य पौधे को मिलना चाहिए। तो इस चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखेंगे नर्सरी तैयार करते समय। तो इसकी कुछ मेन ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनको इसमें हमको विशेष मेंटेन करना है इन चीजों को कि हम जो नर्सरी बनाते हैं वो नर्सरी सामान्य तौर पर बाजार के नजदीक होनी चाहिए। क्योंकि नर्सरी का उद्देश्य क्या होता है? नर्सरी का उद्देश्य होता है कि छोटी अवस्था की पौध मार्केट में उपलब्ध करवाई जाए। ये नर्सरी का उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए अभी कोई रोड बन रहा है या हम मकान बना रहे हैं, हमको आसपास गमले लेके जाना है कि भाई गमले चाहिए, छोटे छोटे पेड़ चाहिए। तो कहाँ जाएंगे हम? छोटे पेड़ की प्राप्ति के लिए हम लोग नर्सरी में जाएंगे क्योंकि वहीं से पौध मिलेगी हमको। तो उसका उद्देश्य यही है नर्सरी का कि समाज में या वातावरण में जो पौधों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए ही नर्सरी को तैयार किया जाता है। तो पहली इसमें ध्यान देने की जो बात होती है वो ये रहती है कि बाजार की मांग के अनुसार ही नर्सरी को तैयार करना चाहिए। मान लीजिए बाजार की मांग है कि इस बार पपीते के पौधे चाहिए, आपने उगा दिए अनार के पौधे, तो वो पौधे किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए बाजार की मांग के हिसाब से हमेशा पौध तैयार की जाती है। दूसरी बात, आप लोग जो पौध तैयार कर रहे हो वो मार्केट के नजदीक होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पौध घर बनाया और उसको आपने बनाया है आपके शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर बना दिया, तो वहां पौध लेने कौन जाएगा? वहां पौध को लेने के लिए कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार के नजदीक होनी चाहिए हमारी पौधशाला, है ना। पहली सावधानी क्या कि बाजार की मांग के हिसाब से तैयार करनी चाहिए पौधशाला। दूसरी बात, बाजार के नजदीक होनी चाहिए हमारी पौधशाला, ठीक है, मतलब नर्सरी। नेक्स्ट, जो नर्सरी से और बाजार तक का जो सफर है, इसका मतलब रोड या रेल मार्ग, किसी भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे रेल का हो या सड़क का हो, किसी से भी अटैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने बाजार के नजदीक तो खोल दी नर्सरी लेकिन रास्ता ही नहीं है ले जाने का, तो वे सुविधा भी नहीं होनी चाहिए, आवागमन की पूरी सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात, नर्सरी आप जो बनाते हो उस नर्सरी का जो क्षेत्र होता है वो सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। तो कई छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम विशेष जिक्र करेंगे अब आने वाली क्लास में। तो अब हम बात करते हैं कि जो नर्सरी हम तैयार करते हैं इनमें किन किन चीजों की हमें सावधानी रखनी पड़ती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात आती है, नर्सरी जो आप तैयार करोगे तो नर्सरी के चारों तरफ हम लोग क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं ना। नर्सरी के चारों तरफ क्या लगाते हैं? बाड़। क्यों लगाते हैं? बाड़ इसलिए लगाते हैं ताकि बाहर के जंगली जानवर आकर के हमारे पौधों को न खा जाए, उनसे बचाव के लिए हम लोग बाड़ लगाते हैं। इसी के साथ साथ अनावश्यक सामाजिक तत्व, कई मनुष्य प्रजाति ऐसी रहती हैं जो रात्रि के समय पौधों को चुरा करके ले जाती है।
तो इसलिए उनसे भी बचाव के लिए हम लोगों को पहले बाड़ लगानी पड़ती है। बाड़ मतलब घेराबंदी। जैसे नर्सरी का क्षेत्र, ये हमारा नर्सरी का क्षेत्र है, तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या लगाएंगे, बाड़ लगाएंगे। ऐसे ये हमारी क्या हो गई, बाड़ हो गई। मतलब अब इसमें कोई घुस नहीं सकता, यहाँ पे किसी प्रकार का जानवर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जो पौधे होंगे ये हमारे आसानी से उग जाएंगे और हमको सभी पौधों का बेनिफिट मिलेगा, कोई यहाँ से पौधे चुरा नहीं सकता। इसलिए पहला उद्देश्य क्या होता है, बाड़बंदी। अब बाड़बंदी में आप कोई से पौधे लगा सकते हो, चाहो तो आप बबूल के लगा सकते हो, चाहो तो आप सफेदे के लगा सकते हो, आपकी सुविधा के अनुसार जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है वो पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे बबूल का लगा दिया, ठीक है, जंगल जलेबी का लगा दिया, कैर का लगा दिया, करौंदे का लगा दिया, बेर का लगा दिया, है ना। इन चीजों का विशेष इसमें ध्यान रखा जाता है। कांटे वाले जो पौधे होते हैं, बाड़ में हमेशा कौन से पौधे लगाते हैं, कांटे वाले। बाड़ में कौन से पौधे लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, कांटे वाले पौधे लगाएंगे जिनमें कांटे होते हैं, कांटे या कटीले, ये भी आ सकता है ना। इंग्लिश में जिनमें हुक्स पाए जाते हैं, हुक्स है, जिनमें कांटे पाए जाते हो वही पौधे लगाते हैं। तो बेर में कांटे होते हैं, बबूल में कांटे होते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे ही पौधे लगाते हैं ताकि कांटों की वजह से ना तो कोई मनुष्य अंदर प्रवेश कर पाएगा और ना ही कोई पशु अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो बाड़बंदी में विशेष बात क्या रहती है पौधों की, कि कांटे वाले पौधों का ही चयन करना चाहिए। अब सारे कांटे वाले पौधे हैं, बबूल देख लो, जंगल जलेबी देख लो, ठीक है, कैर देख लो, बेर देख लो, करौंदा देख लो, सारे ऐसे पौधे हैं। नेक्स्ट, अब हमने बाड़ लगा दी, नेक्स्ट होता है हमारे पास में कि सिंचाई की व्यवस्था। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी पूरी नहीं है तो भी आपकी नर्सरी में समस्या पैदा हो सकती है। तो अगला है सिंचाई की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था बच्चों, सिंचाई की व्यवस्था, ये अगला पॉइंट है। इरिगेशन की अगर फैसिलिटी नहीं है आपके पास तो आपको नर्सरी में समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि नर्सरी को ये ऐसा माना जाता है कि छोटी अवस्था पे पौधे को पानी की आवश्यकता कम होती है लेकिन बार बार होती है ना भाई। जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या वो हमारे बराबर भोजन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसको आपको हर घंटे में दूध पिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, भोजन कराना पड़ता है, दलिया खिलाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसका शरीर छोटा है। दूसरी बात, छोटी अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा रहती है। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे है। पौधों को बार बार हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हल्की सिंचाई की। चाहे आप झारे से कर दे सिंचाई, झारा आता है ना, वो झारा कैसा होता है, झारा इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, आपकी 12th की बुक में भी बना हुआ है, मार्क्स में इसको देख सकते हैं। ये तो इसका पकड़ने वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसके इस प्रकार से मुंह लगा होता है और यहाँ आगे इस प्रकार से रहता है और यहाँ होते हैं इसमें छेद, है ना, ये इस प्रकार से होता है। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, बड़ा होता है काफी, और इसको हाथ में लेकर ऐसे करते हैं तो पानी जो निकलता है इनमें से, छिद्र में से, वो फैलता हुआ निकलता है। तो उससे क्या होता है, पौध का नुकसान नहीं होता। तो इस चीज का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सिंचाई की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, सिंचाई की सुविधा पूरी होनी चाहिए। अब प्रश्न करके ये आता है कि सर नर्सरी में अगर हम लोग सिंचाई की विधि परमानेंट काम में लें, कि हम लोगों को परमानेंट कोई ऐसी विधि बताओ जो हम लोग लगा सके ये झाड़ी की बजाय, तो उसके लिए आपको काम में आएगा, नर्सरी में सामान्यतः विधि काम में लेते हैं बूंद बूंद विधि। कौन सी काम में लेते हैं, बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद जो विधि होती है ये बच्चों नर्सरी में भी काम आती है। क्यों भाई, फव्वारा विधि ले नहीं सकते, फव्वारे का वेग तेज रहता है। दूसरी बात, फव्वारा पानी ज्यादा निकालता है तो फसल को नुकसान हो सकता है, हमारे पौधे को, छोटी पौधे को नुकसान हो सकता है। बट बूंद बूंद सिंचाई जो होती है बहुत हल्का पानी निकलता है इसमें से, तो वो भी आप काम में ले सकते हैं नर्सरी के लिए। बाकी अगर सबसे बेस्ट है झारे से, झारे से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो ये पानी की व्यवस्था है
वो नर्सरी जहां आप लगाएंगे या नर्सरी अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं तो पानी की भी व्यवस्था का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि आप जो पौधशाला बना रहे हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित होनी चाहिए। अलग अलग जो भाग होते हैं उसमें विभाजित होनी चाहिए। जैसे बीज बोने वाला भाग अलग हो, ट्रांसफर का भाग अलग हो, भंडारण का भाग अलग हो, खाद को रखने का भाग अलग हो, गमले और बीज के पात्र अलग हो, सिंचाई वाले संसाधन अलग हो, कार्यालय एवं निरीक्षक का आवास भी होना चाहिए। भाई गार्ड भी तो होता है, फॉरेस्ट गार्ड निकलती है ना भर्ती, अभी निकली थी लगभग 2-3 साल पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, है ना, तो गार्ड भी होने चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में एक क्वेश्चन आया था, बच्चों का एग्जाम मैंने भी दी है, ऐसी बात नहीं है, उसमें एक प्रश्न आया था कि बीकानेरी भुजिया, कौन सी, बीकानेरी भुजिया, ये प्रश्न है किसका, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम लगभग 2017 या 18 में लगी थी एग्जाम, इतना कंफर्म नहीं है मुझे, ये 15 या 16 में, 17 या 16 में लगी होगी, है ना, 18 में तो नहीं है, 17 या 16 में है शायद, ये 16-17 के आसपास लगी थी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, ठीक है। तो उसमें प्रश्न आया था एक, बीकानेरी भुजिया, प्रश्न समझ में आ रहा है, बीकानेरी भुजिया कौन सी दाल से बनाई जाती है, बताइए। आप लोग खाते हैं ना बीकानेरी, कि हम तो बीकाजी नमकीन चाहिए, बीकाजी, कुछ कुछ नमकीन चाहिए, कुछ कुछ खाते हैं ना तो चटपटे नमकीन सेब, तो उसमें प्रश्न है बीकानेरी भुजिया किस चीज की बनती है या फिर कौन सी दाल की बनती है। भाई हमको ये पता है कि बीकानेरी भुजिया बनेगी तो दाल से, अब दाल को हम पीसेंगे तो उससे क्या बनेगा, आटा, दाल का आटा, उससे बनने वाली है बीकानेरी भुजिया, लेकिन कौन सी फसल या कौन सी दाल से बनेगी ये बताइए। तो कृषि विज्ञान की 12वीं की बुक के अनुसार मोठ से बीकानेरी भुजिया बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, मोठ से। कृषि विज्ञान की 12वीं की बुक के अनुसार, कृषि विज्ञान की 12वीं की बुक के अनुसार किससे बननी चाहिए बीकानेरी भुजिया, मोठ से बननी चाहिए। और मैं कौन सा करके आया था बच्चों, मैंने भी मोठ ही किया था, लेकिन जब आंसर किया तो उसमें दिया कौन सा, जिसका बेसन बनता है, किसका बनता है बेसन, चने का, तो कौन सी फसल दी उसके आंसर के लिए, चने की फसल। अब देखिए आप, बीकानेरी जो भुजिया बनती है उसमें सबसे ज्यादा चने की दाल काम में आती है, क्योंकि जो नमकीन बनेगी किसकी बनेगी, बेसन की तो बनेगी। प्रश्न अगर इस प्रकार से है ना दिमाग में, तो एक बात आप हमेशा फिक्स कर लो दिमाग में कि नमकीन किसकी बनती है, सीधी सी बात, नमकीन काय की बनती है, बेसन की, और बेसन काय का बनता है, चने की दाल का। तो बीकानेरी भुजिया किसकी बनी, बताओ, बीकानेरी भुजिया किसकी बनी, जब बेसन से नमकीन बन रही है और बेसन बन रहा है दाल का, ठीक है। तो बताओ बीकानेरी भुजिया किसकी बनी, बेसन की बनी, कौन से दाल के बेसन से की, तो उस दाल का नाम है चना, कि चने की दाल के बेसन से बीकानेरी भुजिया का निर्माण होता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फॉरेस्ट गार्ड से मुझे प्रश्न याद में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो फॉरेस्ट गार्ड भी जो नर्सरी होती है, नर्सरी के लिए भी गार्ड का कार्यालय बनाया जाता है, गार्ड का रूम बनाया जाता है, जहां पे रात्रि के समय गार्ड निरीक्षण करे, है ना, तो इसलिए उसका भी यह कार्यालय होना चाहिए। इसी के साथ साथ टिश्यू कल्चर जो होता है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि टिश्यू कल्चर से कई पौध तैयार करते हैं, है ना। जैसे टिश्यू कल्चर से कौन सी पौध तैयार होती है, टिश्यू कल्चर से पहली पौध तो है आपके केला, कौन सी, केला। दूसरी पौध है आपके खजूर। खजूर का प्रवर्धन भी किससे होता है बच्चों, दोनों का प्रवर्धन टिश्यू कल्चर से, किससे, टिश्यू कल्चर से, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो टिश्यू कल्चर के लिए भी जगह होनी चाहिए, उसका भी हमको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो हम लोग ग्रीन हाउस लगा रहे हैं
या ग्लास, भाई नर्सरी के ऊपर हमको तापमान को नियंत्रित रखने के लिए ऊपर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम ग्रीन हाउस लगाएंगे, पॉली हाउस लगाएंगे, ग्लास हाउस लगाएंगे, है ना, कोल्ड हाउस लगाएंगे। तो इन चीज़ों का भी नर्सरी में व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बिंदु थे। इसी के साथ साथ नर्सरी में इक्विपमेंट्स, उपकरण, औजार एवं उपकरण। तो नर्सरी में औजार कौन कौन से चाहिए, फावड़ा, खुरपी, है ना, छोटे उपकरण जो कि नर्सरी में काम में आते हों। तो स्कूपर, मिट्टी भरने के लिए स्कूपर, तो उनका भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। एक प्रश्न आता है कि जो हम लोग गड्ढा खोदते हैं नर्सरी में, पौध को लगाने के लिए जो गड्ढा खोदते हैं किससे खोदा जाता है? एक उपकरण होता है जिससे नर्सरी में गड्ढा खोदते हैं, उसका नाम है स्कूपर। क्या नाम है उसका? स्कूपर। स्कूपर जो होता है वो कैसा होता है, ये मेरा हाथ है, इसको गोल कर दो, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे घुमा हुआ। इसको मिट्टी में डालेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो गड्ढा कैसा खुदेगा, गोल खुदेगा। तो उसको स्कूपर बोलते हैं। जब आप बीएससी में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। जैसे दुकान पे रहता है ना, दुकान पे होता है एक ऐसी आकृति होती है जिसमें जिससे चीनी भरते हैं, होता है ना, एक लोहे का होता है, इस प्रकार से कटा हुआ, ऐसे ऐसे रहेगा, देखो ऐसे होता है घुमा हुआ, और जिससे चीनी भरते हैं, ऐसे डालते हैं पन्नी में, है ना, दाल भरते हैं उसी से ही, और उसी से आटा भरते हैं। तो वो ऐसे ठीक वैसा ही होता है, लेकिन उसमें पीछे एक हैंडल रहता है जिससे उसको जमीन में प्रेस किया जाता है। तो उसको स्कूपर बोलते हैं। उससे क्या होता है, गोल मिट्टी कटती है, जहां हम लोग पौध लगाएंगे वहीं की मिट्टी बाहर निकलेगी। तो स्कूपर जो होता है, स्कूपर, इसका भी यूज होता है नर्सरी में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिया विधि जिनका हमको नर्सरी में ध्यान रखना है। अब हम नर्सरी का अगर लेआउट तैयार करेंगे तो लेआउट में क्या बात ध्यान रखेंगे बच्चों, नर्सरी का जो लेआउट है, देखो हम लोगों ने नर्सरी की परिभाषा पढ़ ली, इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम लोग इसकी लेआउट की। तो लेआउट के लिए हम क्या करेंगे, पहले मिट्टी की तैयारी करेंगे ना। पहले क्या करेंगे हम लोग, लेआउट तैयार करने के लिए पहले मिट्टी की तैयारी करेंगे। देखो क्या होता है वो, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेआउट बनाएंगे। तो लेआउट बनाने से पहले क्या करेंगे हम, सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी की तैयारी, मिट्टी की तैयारी। ये कैसे करेंगे बच्चों, ये हम करेंगे कि हमारी जो हम मिट्टी काम में दे रहे हैं, आपको पता है कि नर्सरी जब आप तैयार करेंगे तो आपको एक पॉलीथीन की बैग होती है, पॉलीथीन की पन्नी होती है, इस प्रकार होती है ना। आप लोग पौध लेने जाएंगे तो आपको इस प्रकार की पन्नी मिलेगी जिसमें पौध होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे फिर आपको मिलेगा अंकुरित पौधा, इस प्रकार से अंकुरित हुआ। आप देखना इसी प्रकार से मिलेगा पौधा आपको, ठीक सेम टू सेम लगभग, देखना ऐसे मिलता है ना। ये मिट्टी हो गई, ये देखिए, तो ये हमारी नर्सरी की पौध है। पहला कार्य क्या है, सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी की तैयारी। तो इस पन्नी में हम लोग मिट्टी भरेंगे ना मिट्टी। तो पहला काम क्या होता है कि जो मिट्टी हम नर्सरी के लिए काम में ले रहे हैं उसको पहले छानना पड़ता है। छानने से क्या होगा कि उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो पहले मिट्टी को छानना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हम पूर्ण रूप से सड़ी हुई खाद मिलाएंगे, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, या कंपोस्ट की खाद हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अच्छी और पूर्ण रूप से सड़ी हुई खाद मिलाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मिट्टी को और खाद को मिक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद उस खाद और मिट्टी को हमने किसमें भर दिया, एक खाली पन्नी जो होती है लंबे आकार की, उसमें हमने उसको भर दिया, स्कूपर की तरह, स्कूपर की सहायता से। एक उपकरण होता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जिसके हमने भर के और पन्नी में हमने उसको इस प्रकार से भर दिया, ठीक है। पन्ने के अंदर एक बात होती है देखने को, ये रहती है, ये पन्नी होती है, ये पूरी बंद नहीं होती, ये 2-3 जगह, जैसे नीचे वाली जगह होगी, यहां से पट्टी मिलेगी हल्की सी, इस प्रकार से। देखो आप एक मैं जो चिन्ह लगा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, आप इस प्रकार से रहती है, ऐसे इस प्रकार से। अब ये क्या चीज है,
ये इसके अंदर क्या है, छिद्र है बच्चों, क्या है ये, पोर, ये इसके अंदर छिद्र है, ये देखिए। अब आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। इसका मतलब है कि हम लोग जो मिट्टी भरते हैं, तो मिट्टी भरते समय कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये पन्नी देखो, है मिट्टी भरी, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ मिट्टी भर गई और यहाँ मिट्टी भर जाती है, यहाँ भर जाती है हवा, इस कारण से इस जगह में मिट्टी नहीं भर पाती, होता है ना ऐसा, और बाकी यहाँ पे मिट्टी भर जाएगी, लेकिन यहाँ कोने में नहीं भरेगी क्योंकि हवा भरी हुई है। अब हवा कैसे निकले, हवा कैसे निकले, तो इसीलिए इसमें बीच बीच में छेद बनाए जाते हैं ताकि हवा यहाँ से छेद होगा तो निकल जाएगी और मिट्टी पूरे में भर जाएगी। दूसरी बात, हम लोग सिंचाई भी करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता से अधिक पानी डाल देते हैं हम लोग, तो वो पानी जो होता है वो नीचे की तरफ ही आएगा। पानी की प्रकृति होती है ऊपर से नीचे आना, है ना, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, तो पानी का मूवमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो जैसे ही पानी नीचे की तरफ आएगा, इसमें नीचे की तरफ गति करेगा पानी, तो छिद्र की सहायता से अगर अतिरिक्त पानी होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और तेज पानी आएगा तो नीचे वाले छिद्र से बाहर आ जाएगा ऐसे। तो इसलिए एक्सेस पानी जो होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो इससे बाहर आ जाता है, और ऊपर जो थोड़ा सा खाली छोड़ते हैं, अगर मान लीजिए ऊपर पानी भरा रह गया तो यहाँ से भी पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, नर्सरी की जो पन्नी लेते हैं उसमें छेद होते हैं और उनसे ही जड़ें बाहर निकलती है, उन्हीं छेदों से जड़ें बाहर निकलती है। तो इसलिए अब जो नई पन्नी आ रही है उनमें छेद मिलेंगे आपको। तो पहला काम क्या है हमारा, कि हम लोगों ने मिट्टी की तैयारी की, मिट्टी को छाना, फिर उसमें हमने खाद मिलाया, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो अच्छी तरीके से, फिर उसको हमने पन्नी में भर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उस मिट्टी में फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सीड बैग तैयार किए, सीड बैग की ट्रे मिलती है मार्केट में ऐसी, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो ना वैसे होती है ट्रे, ऐसे सेम टू सेम वैसे इस प्रकार से होती है, उसमें छिद्र बिल्कुल इस प्रकार से जैसे मैं देख रहे हो आप, ठीक है, इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं सीड बैग में। ये छोटी रहती है बिल्कुल, इसमें अधिक बीजों को हम अंकुरित कर सकते हैं, इसलिए आजकल मार्केट में ये सुविधा उपलब्ध हो गई, मार्केट में ये मिल जाता है। चलिए ठीक है, अब ये दिखने में आपको छिद्र लग रहे हैं, लेकिन इसको आप जब खड़ा करेंगे ऐसे, तो इसमें कैसा आकार दिखेगा, इसमें आपको आकार ऊपर का तो हिस्सा ये रहेगा और नीचे का हिस्सा ऐसे रहेगा, कुल्फी की तरह ऐसे रहेगा। जो बच्चों देख चुके उनको शायद पता भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी दिखाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से होती है ना, तो ये इसका खड़ा रूप है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बीज डालेंगे ऐसे, इसमें क्या डालेंगे बच्चों, हम इसमें बीज डाल देंगे, डाल दिया बीज, यहाँ हम इसमें बीज डाल देंगे। बीज डालने के बाद बीज, इनमें मिट्टी, इनमें क्या होता है, इनमें खाद होता है, इनमें भी खाद होता है, प्योर खाद, इसमें प्योर रूप से खाद होता है, गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई सा भी हो इसमें रहेगा। उसके अंदर आप बीज डालोगे और हल्की हल्की सिंचाई करोगे, तो खाद के अंदर बीज जल्दी उगता है ना। फिर इसको जैसे इसमें अंकुरण हो जाए, पत्तियां निकल जाए, जैसे इसके अंदर 2 पत्तियां निकल जाए इस प्रकार से, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा करके और इसको हम पन्नी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इसको ऐसे कैसे यहाँ से बाहर कर लिया जाता है, तो बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये इस प्रकार से निकलेगा बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, है ना। तो इस पौध को ऐसे कैसे उठा करके और इस मिट्टी में गड्ढा करके लगा देते हैं सेम से, और फिर हल्की सिंचाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से पौध का निर्माण होता है। तो मिट्टी की पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेआउट तैयार करेंगे। लेआउट में ध्यान में रखा जाता है कि लेआउट हम बना रहे हैं वो कितना क्षेत्रफल में हम लोगों को नर्सरी लगानी है, किसकी नर्सरी लगानी है। अगर 1 वर्षीय पौधे हैं तो उस हिसाब से लगाएंगे, अगर सब्जी वाले पौधे हैं तो सब्जी वालों के अलग लगाएंगे, अगर बहुवर्षीय पौधे हैं तो उनकी अलग लगाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख के लेआउट तैयार किया जाता है। लेआउट का मतलब ये है डायग्राम तैयार करना बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, हम लोग बीज की बुआई कर ही देते हैं, मैंने बता ही दिया। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब यही होता है कि
पौध तैयार कर ली। अब इस पौध को हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में बेचने के लिए ले जाएंगे ना। इस प्रकार से बहुत सारी पौध इकट्ठा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी पौध इकट्ठी कर लेंगे। जैसे ये मैं आपको 2-3 पौधे बना के दिखा रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से वहाँ व्यवस्था होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा, नहीं तो आप देखना भी मार्केट में आपको मिलेंगे पौधे, कुछ दिनों बाद आना शुरू हो जाएंगे। बारिश का मौसम आ रहा है ना, तो उसमें देखना भी इस प्रकार से। तो ये पौध होती हैं जिनको मार्केट में सेल किया जाता है, मार्केट में इसको बेचा जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था, बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट था। तो इसमें ध्यान में रखा जाता है कि पौध घर हमेशा, पौध घर के छाया में तैयार किया जाए। पौध जो तैयार की जाती है हमेशा छाया में तैयार की जाती है। मतलब इसके ऊपर जो पौध घर होता है उसके ऊपर टीन शेड की छत होती है ऊपर, ऐसे इस प्रकार से। उसके नीचे हम लोग ये होती है ऐसे। अब यहाँ पर हम कृषि कार्य करते हैं इसमें पौध घर में, है ना। दूसरी बात बच्चों, लाइट गई, ये थोड़ी समस्या है लाइट की। बच्चों लाइट वापस से आ गई है, कुछ देर के बाद में आई है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो हमने वो बातें पढ़ी, नर्सरी का महत्व क्या होता है वो पढ़ा हमने, लेआउट कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद इसको सोइंग कैसे करेंगे नर्सरी में, तो वो भी हमने पढ़ लिया। अब इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न ये आता है कि नर्सरी बनती कौन से पौधों की है। नर्सरी कौन से पौधों की बनती है। सबसे पहली बात, जितने भी सब्जी वर्गीय पौधे, कौन से सब्जी वर्गीय, जिनकी सब्जी बनती है, सब्जी वर्गीय सभी पौधे, सभी की आप नर्सरी लगा सकते हो। जिसमें मेन है, जिसमें है मिर्च, पहला है मिर्च, टमाटर, बैंगन, ठीक है। इनकी तो हमेशा नर्सरी आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा उद्यान वर्ग की जो फसलें हैं जैसे पपीता, केला, आम, इनकी लोग नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब खाद्यान्न फसलों में भी कई फसलें ऐसी आती हैं जिनकी बुआई केवल नर्सरी से होती है सामान्यतः। तो वो कौन सी फसल है जिसके पहले हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं और फिर उसको फील्ड में हम ट्रांसफर करते हैं। लगाओ दिमाग, ऐसी कौन सी फसल है जिसको हम लोगों को पहले नर्सरी तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उसको हम फील्ड में ट्रांसफर करते हैं खाद्यान्न फसलों में। तो एकमात्र फसल है, सबसे बड़ी फसल है वो, और सबसे अधिक उसका उत्पादन होता है भारत में, वो है चावल की फसल। कौन सी है, चावल की फसल। चावल की पहले हम नर्सरी बनाएंगे, उसके बाद में हम उसको फील्ड में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, है ना। तो इसलिए ये विषय ध्यान रखा जाता है। और चावल की ट्रांसप्लांट जो सीड तैयार करते हैं हम नर्सरी, उसके बहुत तरीके हैं, डपोग विधि, है ना, और भी एसआरआई विधि, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई मेथड, डपोग मेथड, ये सामान्य कुछ विधियां हैं जो राइस में काम आती हैं, पर आपके सिलेबस में नहीं है ये, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखवाई। जो सिलेबस में है वही लिखवाऊंगा बच्चों, ठीक है। फिर भी आप एग्जांपल ध्यान रखें कि खाद्यान्न फसलों में एक फसल ऐसे जिसकी नर्सरी से बुआई होती है, वो कौन सी है, चावल की फसल या धान की फसल। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। अब हमको कुछ एक दो चीजें और है जो ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है कि अगर हमको नर्सरी बनानी है तो जैसे अगर हम लोग सदाबहार पौधों की नर्सरी बना रहे हैं तो कब बनाएंगे, जून जुलाई में। कब बनाएंगे बच्चों, जून जुलाई में। और अगर पर्णपाती पौधों के लगा रहे हैं तो कब बनाएंगे, फरवरी मार्च में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले, भाई पर्णपाती का मतलब पतझड़। पतझड़ कब होता है, पतझड़ होता है बसंत ऋतु में। एक गाना आता है, पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो बसंत ऋतु में, बहार यानी ऋतु होते हैं ना, तो बसंत ऋतु में पतझड़ होते हैं और लास्ट का महीना होता है वो, और उसके बाद लगता है चैत्र का महीना, है ना, हिंदी वर्ष।
तो बसंत ऋतु आती है आपके फरवरी और जनवरी के आसपास। उस समय क्या होते हैं, सदाबहार पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं। वो पौधों का डोर्मेंसी पीरियड होता है, सुसुप्त काल होता है, उसमें पौधा कुछ समय के लिए सो जाता है। तो उसको इस समय काट करके और IBA में डिप कराएंगे उसकी कटिंग को, और हम अलग अगर इस प्रकार से लगाते हैं मिट्टी में तो उससे भी नई जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो पतझड़ वाले पौधों को तो हमेशा कब लगाते हैं भाई, नाम क्या है, पतझड़ मतलब स्पेशल है। तो पत्ते कब झड़ेंगे, वो कब झड़ते हैं, जनवरी फरवरी में झड़ते हैं, तो उसी समय उसकी नर्सरी तैयार करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। और सदाबहार पौधे को तो कभी भी लगा दो। तो हम सदाबहार पौधे कब लगाएंगे, हम लोग उस समय लगाएंगे जब हमको वर्षा का मौसम मिले, वर्षा ऋतु मिले, श्रावण का महीना मिले। तो वो कब आता है आपका, जून जुलाई में आता है। तो तब हम उसकी बुआई करेंगे बीजों की। तो इसका विशेष थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ साथ जब हम पौध ट्रांसफर करते हैं तो उसमें मिट्टी को साथ में उठाया जाता है। पौध ट्रांसफर करते समय पौध के साथ साथ मिट्टी को भी उठाया जाता है। क्यों उठाते हैं भाई, ये तो है नहीं आपने पौध को ही उखाड़ लिया, ये कर नहीं सकते। क्यों, पौध उखाड़ोगे तो पौध की जड़ें टूट जाएंगी, इसलिए पौध के साथ साथ मिट्टी को भी उठाया जाता है। लेकिन एक फसल ऐसी है, एक फसल ऐसी जिसमें केवल पौध को उठाते हैं, वो कौन सी है, चावल की फसल। आपने देखा होगा कि चावल की फसल की जब बुआई करते हैं तो पौधों को सीधा उठाते हैं और डायरेक्ट उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए। अब हमको अगर पौध जो ट्रांसफर करेंगे उसका समय रहता है कि आप पौध को, जो पौधशाला होती है, नर्सरी होती है, वहां से आप इसको 3 दिन, सप्ताह या 21 दिनों तक, 21 दिन की आयु तक आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर के काम में लेना चाहिए। जब 3 सप्ताह हो जाते हैं, पौध की उम्र 21 वर्ष हो जाती, 21 दिन हो जाती है, कितनी, 21 दिन या 3 सप्ताह, 21 दिन की हो जाती है, तब उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पौध को ट्रांसफर कब करेंगे, शाम के समय करेंगे, क्योंकि शाम के समय क्या होता है, प्रकाश कम रहता है, पौधों को ठंड मिल जाती है और पौधों को पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शाम के समय पौधों को ट्रांसफर किया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे चलिए, आप थोड़ा सा आगे वो देख लेते हैं कि जो हम बीज बोएंगे पौधशाला में, तो वही उसको सीड ट्रीटमेंट करके काम में लेंगे। भाई सीड ट्रीटमेंट करके ही हम बीज को बोएंगे। लेकिन एक विशेष रोग होता है, एक विशेष रोग होता है नर्सरी के लिए स्पेशली। नर्सरी में एक विशेष रोग लगता है, कौन सा लगता है वो देखिए आप। नर्सरी में लगने वाला रोग कौन सा है, हम लोगों ने ये पौध लगा दी, ठीक है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं आराम से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर हमारे पास पॉलिथीन की ये पन्नी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग खुली मिट्टी में नर्सरी तैयार करेंगे, वहां हम सिंचाई करते हैं बार बार। लेकिन पानी की अधिकता के कारण, पानी की अधिकता के कारण पौधों में एक विशेष रोग लगता है। वो लगता है नर्सरी वाले पौधों में लगता है, मतलब जिनकी हम नर्सरी तैयार करेंगे उसी में लगेगा। और कौन सा लगेगा, डैम्पिंग ऑफ, मतलब आर्द्र गलन। कौन सा लगता है बच्चों, आर्द्र गलन, इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ डिजीज काहे में लगता है, ये लगता है नर्सरी अवस्था पर। क्या लगता है, नर्सरी अवस्था पर लगता है। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें होती है वो सूख जाती है, पौधा मूर्छित हो जाता है। कैसे हो जाता है, पौधा मुरझा जाता है। इसलिए नर्सरी अवस्था पर एक रोग लगता है, उस रोग का नाम क्या है, डैम्पिंग ऑफ। इसको लिख लेना, आप भी बहुत काम का होगा, आता भी है कि डैम्पिंग ऑफ कब लगता है, या नर्सरी में लगने वाला रोग कौन सा है, डैम्पिंग ऑफ, है ना। तो ये लगभग जो सोलनी सिकुल की फसलें हैं, चाहे मिर्च हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैंगन हो, इन सभी में मुख्यतः रोग लगने की संभावना रहती है, डैम्पिंग ऑफ रोग की, है ना। तो इससे बचाव के लिए क्या करेंगे हम, अगर डैम्पिंग रोग लग रहा है तो क्या करेंगे, आपको पता है डैम्पिंग रोग जो लगता है, आर्द्र गलन, ये फंगल बीमारी है। कैसी बीमारी है, फंगल, कवक बीमारी है, कवक से लगती है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए कवकनाशी काम में लेंगे ना। भाई कवक से अगर कोई बीमारी लग रही है
तो दवा कौन सी काम लेंगे? कवकनाशी। अगर कीट से लग रही है तो कीटनाशी, और खरपतवार से लग रही है तो खरपतवारनाशी। राय अगर प्रोटोजोआ से लग रही है तो प्रोटोजोआनाशी। तो इन चीजों का यहाँ ध्यान रखा जाता है। तो फंगस से डिजीज लग रहा है तो हम काम में क्या लेंगे? फंजीसाइड काम में लेंगे। कौन सा लेंगे? थायरम। थायरम ले सकते हो, एग्रासन जीएन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थायरम लेंगे 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज। कितना? थायरम की मात्रा लेंगे। डैम्पिंग ऑफ से बचने के लिए हम लेंगे थायरम। कौन सा काम में लेंगे? थायरम काम में लेंगे। कितना? 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज। 1 किलो बीज में 2 से 3 ग्राम थायरम काम में लेंगे, इसका पाउडर। तो ये फफूंदनाशी होता है ना, इससे उपचारित करेंगे तो नर्सरी की अवस्था में डैम्पिंग ऑफ का रोग नहीं लगेगा, डैम्पिंग ऑफ का रोग नहीं लगेगा। बट ये थायरम लेंगे कब? थायरम हम खड़ी फसल में नहीं, जब बीज को बुआई करेंगे उससे पहले, बीज की बुआई से पूर्व सीड ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? सीड ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार के लिए थायरम काम में लेंगे 2 से 3 किलो, सॉरी 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के लिए। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है इन चीजों का। बारिश के दिनों में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, और तेज धूप से बचने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इनका भी ध्यान रखा जाता है। और जो पौधशाला होती है उसको स्टेरलाइज करना चाहिए। स्टेरलाइज मतलब निर्जमीकृत। जो मिट्टी होती है, हम लोग जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें 4.5 से 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, मतलब अगर 1 वर्ग मीटर जगह है, 1 वर्ग मीटर कितना होता है? 1 मीटर कितना होता है बच्चों? ये 1 मीटर हो गया। तो इतनी गोलाई में जो जगह होगी, गोलाई के हिसाब से देख लो आप, इतने जगह होगी, उस जगह में 4.5 से 5 लीटर, 4.5 से 5 लीटर की मात्रा में हम क्या डालेंगे? उसमें फार्मेलिन का घोल डालेंगे। कौन सा डालेंगे? फार्मेलिन। 4 से 5 लीटर फार्मेलिन का घोल डालेंगे मृदा को उपचारित करने के लिए। 4.5 से 5 लीटर क्या डालेंगे? फार्मेलिन का घोल। किसका घोल? फार्मेलिन का घोल डालेंगे। किस काम आता है ये आता है मृदा को स्टेरलाइज करने के लिए, निर्जमीकृत करने के लिए। किसके लिए? निर्जमीकृत करने के लिए। तो यहां हम फार्मेलिन काम में लेंगे, मतलब मिट्टी में जर्म्स नहीं लगे, कीड़े मकोड़े नहीं लगे, उनसे बचने के लिए क्या करेंगे? हम मिट्टी को 4 से 5 लीटर फार्मेलिन जो होता है, ये 1 वर्ग मीटर के हिसाब से, कितने हिसाब से? 1 वर्ग मीटर के हिसाब से, 1 वर्ग मीटर मतलब गोल। इस प्रकार से 1 मीटर के क्षेत्र में हम ये डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तो क्या होगा? उस मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, नाम जो हानिकारक जीव होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, और वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी के साथ साथ हम लोगों को अगर मान पता है कि भाई दीमक लगने की संभावना भी रहती है नर्सरी वाले स्टेज में, तो क्या करेंगे हम लोग? 5% क्लोरोपाइरीफास के जुड़ने से भी उसमें भूमि को उपचारित कर सकते हैं, या नीम की पत्तियों की खाद से भी हम लोग भूमि को उपचारित कर सकते हैं। तो इन चीजों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। तो उसमें आगे देखिए, अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो उससे भी आप, ट्राइजियम कल्चर में आता है ये ट्राइकोडर्मा, तो इस कल्चर पाउडर से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कल्चर पाउडर ट्राइकोडर्मा क्या काम आता है? ट्राइकोडर्मा एक कवकनाशी है। क्या है? कवकनाशी, फंजीसाइड है ट्राइकोडर्मा भी। तो इसका भी उपयोग हम इसमें जो जैविक कीट होते हैं या नुकसानदायक जो कीट होते हैं उनको मारने के लिए भी इसको हम काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। अब हमारा चलेगा नेक्स्ट, प्लांट प्रोपोगेशन, पादप प्रवर्धन। अगला हमारा टॉपिक है पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोगेशन। चलिए
पादप प्रवर्धन, इंग्लिश में प्लांट प्रोपगेशन। चलिए, प्लांट प्रोपगेशन क्या है कि आपको मैंने बताया था कि एक पौधा अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए अपने समान पौधा उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाएगा? पादप प्रवर्धन कहलाएगा। पौधे की वृद्धि करना, पौधे के वंश का विकास करना। तो इसके दो तरीके हैं, कौन कौन से? एक तो सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। पहला आएगा लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। पहला तो आएगा लैंगिक विधि से अगर तैयार करा तो लैंगिक, और दूसरा अलैंगिक। इसको बोलते हैं सेक्सुअल, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल। ठीक है, जिसका विषय क्या है। चलिए, लैंगिक विधि का मतलब क्या होता है? जिसमें बीज से पौधा तैयार हो रहा है। किससे हो रहा है? बीज से, क्योंकि बीज का निर्माण किससे होता है? नर पुष्प प्लस मादा पुष्प के संयोजन से किसका निर्माण होता है? बीज का। होता है कि नहीं होता? इसलिए लैंगिक विधि में क्या काम मिलेंगे? सबसे पहले हम बीज, कौन सा काम मिलेंगे? सीड। कि पौधे का प्रवर्धन किससे होता है? बीज द्वारा। लेकिन कई पौधे ऐसे हैं जिनका होता है बीजाणु, स्पोर, है ना? सीड और स्पोर, इसके दो भाग हैं। एक तो है बीज के द्वारा और इसका दूसरा भाग है बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु। बीज को बोलेंगे सीड के द्वारा और बीजाणु के स्पोर होते हैं, है ना? स्पोर होते हैं बीजाणु। तो ये भी बीज का ही एक रूप कह सकते हो आप इसको। जैसे आर्किड का पौधा जो होता है उसमें बीजाणु पाए जाते हैं। कौन से पौधा? आर्किड एक पौधा है जिसका प्रवर्धन बीजाणु के द्वारा होता है। और एक होती है काई, है ना? काई का भी प्रवर्धन बीजाणु के द्वारा होता है। इसमें बीज नहीं बनता। काय का बीज बनता है कि नहीं बनता? लेकिन काय में बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं। तो एक तो होता है आर्किड, ये रखने बच्चों आपको, आर्किड और एक काई। इन दोनों में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीजाणु प्रवर्धन होता है, स्पोर के द्वारा। और बीज, जिसमें बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है उसे क्या बोलेंगे हम? बीज प्रवर्धन बोलेंगे। मतलब बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना, है ना? तो बीज में किसके द्वारा होता है? बीजों द्वारा। तो बीजों द्वारा आपको पता है जितने भी पौधे हैं उनमें बीज द्वारा प्रवर्धन हो सकता है। इसी के साथ साथ बीजों द्वारा प्रवर्धन मशरूम, जीवाणु और फफूंद का भी होता है। सेक्सुअल, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब उनके पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, वो केवल और केवल बीज से ही अपने पौधे का निर्माण कर सकते हैं। इसका आप ये मतलब समझो। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं? फफूंद जो होता है वो मशरूम का पौधा आपने सुना है, और मशरूम आपके सिलेबस में भी है, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों आपको मशरूम भी पढ़ाएंगे। मशरूम का स्पेशल चैप्टर है बच्चों। मशरूम का प्राकृतिक स्टेटस क्या है, कौन कौन से इसके मेथड होते हैं, तो इसमें मशरूम का स्पेशल दे रखा है। तो मशरूम के बारे में भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मशरूम कौन से वाले मशरूम खाने के लिए काम में ली जाती है ये भी बताएंगे आपको हम, है ना? तो मशरूम, जीवाणु, फफूंद का जो होता है प्रजनन वो कैसा होता है? सेक्सुअल। इसको लिख दो आप ऐसे जैसे। बीज के द्वारा किसके प्रवर्धन होता है? बीज के द्वारा प्रवर्धन पाया सबसे पहला होता है मशरूम में पाया जाता है। किसमें? मशरूम में। मशरूम का प्रवर्धन सेक्सुअल होता है, लैंगिक विधि द्वारा होता है। बीज के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा। और आर्किड में बीजाणु के द्वारा। प्रश्न का देखो, प्रश्न का मतलब आपके समझ में आना चाहिए कि आर्किड का प्रवर्धन भी लैंगिक विधि के द्वारा हो रहा है, सेक्सुअल विधि के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है मशरूम का और आर्किड का, दोनों का। लेकिन मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है सीड के द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। और आर्किड का बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बीज से बनने वाले अणु के द्वारा, है ना? बीजाणु के द्वारा।
तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें अंतर ये स्पोर के द्वारा इसमें होता है, इसमें सीड के द्वारा होता है। ठीक है, तो बीजाणु के द्वारा आर्किल और काइल में होता है, और यहाँ पे मशरूम जो होता है उसमें बीज के द्वारा होता है। मशरूम के साथ साथ एक आपका फंगस, फंगस में भी बीज के द्वारा होता है प्रोडक्शन, और एक होता है जीवाणु, जीवाणु भी होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैक्टीरिया, और इसको फंजाई, इसको ध्यान रखना, इसको मशरूम बोलते हैं। कौन सा रूम? मशरूम। समझाएंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है मशरूम भी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार लो कि इनका प्रवर्धन केवल बीज के द्वारा होता है, इनका केवल बीजाणु के द्वारा, और इन दोनों का सेक्सुअल विधि से प्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल विधि के द्वारा प्रोडक्शन होता है। इनके पास दूसरा विकल्प है ही नहीं, ये केवल और केवल बीज से ही पौधे का निर्माण करेंगे, या बीजाणु से पौधे का निर्माण करेंगे। तो ये तो हो गई आपके सेक्सुअल विधि। अब बात करते हैं, पौधों पे आते हैं सीधा एसेक्सुअल मेथड पे। एसेक्सुअल मेथड के दो तरीके हैं, कौन कौन से? एक तो होता है जड़, दूसरा होता है बांधना, बंधन, मतलब एक तो रूटेज, दूसरा ग्राफ्टेज। एक तो होता है रूटेज, दूसरा ग्राफ्टेज। समझते चलेंगे, पहले इसको बता लो ऐसे कैसे। इसका रूप बड़ा है बच्चों, इसकी जगह चाहिए, ठीक है। चलिए अब एसेक्सुअल बारे में पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल को मैं यहां की जगह यहां लिख देता हूं, है ना। इसको मैं रूप तो जगह चेंज कर रहा हूं, बाकी आपके बुक में रहने देना वैसे वैसे। इसको मैं कर रहा हूं लैंगिक, क्योंकि जगह कम चाहिए यहाँ, इसका समझ लिया पहले हमने। इसका अलैंगिक की जगह चाहिए हमको, हम समझेंगे इसका। तो ये अलैंगिक, क्लियर। एसेक्सुअल। अब देखिए एसेक्सुअल के भी दो तरीके हैं, इसके भी दो सिद्धांत कितने हैं? दो। पहला होता है रूटेज, दूसरा ग्राफ्टेज, है ना। रूटेज यानी जड़ बंधन, रूट यानी जड़, तो जड़ बंधन के द्वारा करते हैं पौधे तैयार, जड़ को बांध करके किसी प्रकार से करते हैं। और ग्राफ्टेज जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, ग्राफ्टेज को हिंदी में बोलते हैं उपरोपण बंध। क्या बोलते हैं? उपरोपण बंधन। ये इंक पाउडर सूख गई बच्चों, बड़ी समस्या आ रही है इनकी। उपरोपण बंधन। चलिए, रूटेज जो जड़ बंधन और ग्राफ्टेज को उपरोपण बंधन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ग्राफ्टेज हो गया और रूटेज हो गया। अब रूटेज के भी कई पार्ट हैं। जो रूटेज है इसको भी मतलब कई प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? इसमें आप देखोगे कटिंग, लेयरिंग और सकर्स। कटिंग, लेयरिंग और सकर्स। रूटेज को पहले पढ़ेंगे हम। इसके तीन भाग हैं, कौन कौन से? पहला है कटिंग, दूसरा लेयरिंग, जो कौन सा है? लेयरिंग। और लास्ट क्या है? सकर्स। ठीक है, या ऐसे कैसे बच्चों सेंटेंस में बताते जाओ इसको। कटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में कटिंग को बोलते हैं कलम, है ना। कलम बंधन, लेयरिंग को दाब बंधन, सकर्स को सकर्स बोलते हैं, है ना। तो कटिंग को क्या बोलते हैं? कलम। ये लिख लो कलम, इसको दाब और इसका सकर्स। क्लियर। इस प्रकार लिख लो इन चीजों को ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। अब कटिंग के कौन कौन से तरीके हैं, कटिंग की कौन कौन सी विधियां है,
कौन कौन से भागों में कटिंग काम में लेते हैं? तो देखो बच्चों, कलम बनाते हैं कलम। तो कलम एक तो होती है शाकीय कलम। कौन सी होती है? शाकीय कलम। आप इनको लिखते जाएं ऐसे कैसे, ठीक है, जगह कम है, मैं लिखवा नहीं पाऊंगा बोर्ड पे, तो आप इसको आप ऐसे कैसे लिखते जाओ आप। एक होता है, सबसे नंबर 1 पे लिखो शाकीय कलम। नंबर 1 शाकीय कलम। अब शाकीय कलम मतलब जो बिल्कुल झाड़ी के जैसे होते हैं हल्के पौधे, है ना, उनकी कलम तैयार करना। तो उसमें उदाहरण लिखो आप, गुलदाउदी। कौन कौन से? गुलदाउदी, कैक्टस। कैक्टस को हिंदी में बोलते हैं नागफनी। गुलदाउदी व नागफनी, है ना। तो इनका जो हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कटिंग शाकीय कलम बनाएंगे। कौन सी कलम बनाएंगे? शाकीय। नेक्स्ट, कॉमन कास्ट, मतलब कॉमन यानी सामान्य, कास्ट यानी लकड़ी। सामान्य लकड़ी कलम, हल्की लकड़ी वाली, है ना। तो सामान्य लकड़ी कौन सी लेंगे? मतलब लकड़ी का मतलब ये मत समझो सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी नहीं, पौधे की टहनी लेंगे, लेकिन उसमें थोड़े कड़कपन पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाएगा? थोड़ा सा कड़कपन पाया जाएगा। जैसे अंगूर, रात की रानी और गुड़हल। इनके लिए कोमल कास्ट कलम या सॉफ्ट जो होती है वो काम में लेते हैं ना। सॉफ्ट वुड, कोमल यानी सॉफ्ट, वुड यानी लकड़ी, तो सॉफ्ट वुड कटिंग कौन से काम में लेते हैं? सॉफ्ट वुड कटिंग। चलो अब लिखवाई दे बच्चों, आप कंफ्यूज रहोगे फिर दिक्कत आ जाएगी। पहला शाकीय कलम। कलम कौन सी? पहला नंबर 1 शाकीय कलम। इसका लिखवा दिया। दूसरा है सॉफ्ट वुड कलम। सॉफ्ट वुड कटिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट यानी सरल या कोमल, वुड यानी लकड़ी, कोमल लकड़ी कटिंग, ये कह सकते हो आप। इंग्लिश में लिखो तो बेस्ट सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड में अंगूर कौन सा आता है? अंगूर, रात की रानी, रात की रानी। अब ये मत पूछो दिन का राजा ही होता है क्या, छोड़ो उसको, आप रात की रानी है ना, फूल है रात के टाइम पे बहुत अच्छा सुगंधित होता है ये, ठीक है, तो रात की रानी। नेक्स्ट, अब लिखो आप हार्डवुड कटिंग। पहले आपने सॉफ्ट वुड लिख लिया, मतलब हल्की लकड़ी वाली कोमल लकड़ी। अब आएगी या कॉमन कास्ट, अब आएगी कठोर कास्ट, मतलब हार्ड वुड कटिंग, जिसमें हार्ड काम में लेते हैं। वुड कौन सी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए, कटन होनी चाहिए। जिसमें आपके एग्जांपल हैं अंगूर, अनार, गुलाब, है ना, और नींबू। सॉफ्ट वुड कटिंग हो गया। उसके बाद हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, हार्ड यानी कठोर, वुड यानी कास्ट, कठोर कास्ट कटिंग, है ना। एग्जाम्पल इसके, इसमें आपके अनार, अंगूर, गुलाब, कौन सी आती है? गुलाब, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। और भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मेन चीज बच्चों यही है, इसका मुख्य उदाहरण यही है। बाकी लिखना चाहो तो आप नींबू भी लिख सकते हैं, फालसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला इसी का भाग नंबर 4, जड़ों द्वारा। किसके द्वारा? जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा किसमें बनाया जाता है? अमरूद और शीशम में जड़ की कटिंग काम में लेते हैं। पत्तियों द्वारा नंबर 5 पे, या पत्तियों द्वारा, तो पत्तियों में ब्रायोफाइलम में पत्तियां काम में लेती है। नंबर 6 होता है भूमि के अंदर दबाना, तो उसमें ये होता है राइजोबियम या कॉर्म जो होता है, इसको भूमि में अंदर दबा करके कलम तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई कटिंग वाले पोर्शन। अब आते हैं लेयरिंग। तो लेयरिंग पता है आपको कौन सी होती है? सबसे पहले सिंपल लेयरिंग, दूसरी पहले सिंपल, दूसरी स्नैक लेयरिंग, सांप नुमा लेयरिंग, है ना, या एयर लेयरिंग कह सकते हो आप, है ना। कौन सी कह सकते हो? एयर लेयरिंग की जाती है। किसमें करते हैं एयर लेयरिंग? आप बताइए बच्चों।
एयर लेयरिंग किसमें करते हैं? एयर लेयरिंग की जाती है लगभग नींबुओं में, साधारण लेयरिंग, नींबू, मोगरा, है ना, हवा में, मतलब जो भाग होता है पौधे का उसमें वायु वाले भाग में जड़ें उत्पन्न करना। समझाएंगे इसको आप। अब आता है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा पौधा है, ठीक है, इसकी ये शाखा है, तो इस शाखा को यही हवा वाले भाग में यहाँ से छाल उठा करके इसकी, और यहाँ मॉस घास लपेट देते हैं, और ये डाली है पूरी, पत्ती आ रही है। तो बाद में क्या होगा, कुछ दिनों बाद यहाँ जड़ना प्रारंभ हो जाती है, तो इसको यहाँ से काट करके और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऐसे अलग सेपरेट। इस प्रकार से पौधा तैयार कर लिया जाता है। ये हम इसमें लगा देंगे इसको पॉट में, इस प्रकार से तैयार हो जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है? लेयरिंग विधि कहलाती है। वायु में पौधे तैयार करना है ना। तो इसमें सिंपल लेयरिंग देखो, साधारण दाग में आएगा आपके मोगरा, गुलाब, नींबू। पहला कौन सा है? नंबर 1 पे साधारण दाग। नंबर 1 कौन सा आएगा? साधारण दाग, सिंपल लेयरिंग। इसमें आपके मोगरा, नींबू, है ना, मोगरा, और नंबर 2 पे है नींबू और गुलाब। गुलाब में भी कर सकते हो। दूसरा आता है नेक्स्ट लेयरिंग जो आती है वो सांप रूपा लिख सकते हो आप, स्नैक लेयरिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें मोगरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, है ना, ये लिख सकते हो आप। लेयरिंग हो गई सिंपल लेयरिंग। अब आता है आपका सकर्स। सकर्स कौन से पौधे में निकलते हैं बच्चों, बताओ मुझे आप। सकर्स निकलते हैं केले में, निकलते हैं ना केले में, वाटर सकर्स। और इसके अलावा गुलदाउदी में। किसे निकलते हैं? केले में और गुलदाउदी में सकर्स निकलते हैं, केले और गुलदाउदी में। केला है, गुलदाउदी, ठीक है। इसमें सकर्स के द्वारा होता है प्रजनन, प्रवर्धन पौधे का। तो ये तो हमारा हो गया रूट के द्वारा, रूटेज। अब आएगा ग्राफ्टेज, उपरोपण बंध, मतलब बांधना। कैसे कैसे? जिसमें आता है, एक तो आता है बडिंग, है ना, और दूसरा आता है ग्राफ्टिंग। पहला कौन सा आता है? बडिंग, और दूसरा ग्राफ्टिंग। तो बडिंग के पोर्शन को समझे आप। इसको मैं मिटाता हूं बच्चों, हो गया ये। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर लिख दूंगा मैं, यहाँ तो आ जाएगा कटिंग, यहाँ जाएगा ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 पोर्शन इसको बांट सकते हैं हम। कितने पोर्शन में बांटेंगे इसको? 2 भागों में। सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा है? नंबर 1 बडिंग। कौन सा है बच्चों? बडिंग। बडिंग को बोलते हैं चश्मा चढ़ाना विधि। बडिंग विधि किस नाम से बोलते हैं? बडिंग विधि चश्मा चढ़ाना विधि के नाम से भी जाना जाती है। चश्मा, गूगल, चश्मा अंग्रेजी में गूगल बोलते हैं ना, तो गूगल विधि, गूगल विधि, चश्मा विधि या बडिंग एक ही बात है, ठीक है। तो पहला होता है बडिंग, दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। दूसरा ग्राफ्टिंग, ठीक है। बडिंग का मतलब ये होता है कि जो पौधे होते हैं, जैसे कि ये पौधा है ना, इसमें बड़ निकालना, जो बड़ होती है इस प्रकार से इसको निकाल करके और इसमें नए पौधे की बड़ को एडजस्ट कर दिया जाता है। अब ये बड़ों के कई तरीके होते हैं बड़ निकालने के। सबसे पहली विधि हम काम में लेंगे, कौन सी लेंगे? नॉर्मल विधि जो होती है, कौन सी विधि? टी बडिंग। कौन सी बडिंग काम में लेंगे? टी बडिंग। टी बडिंग क्या करेंगे बच्चों? देखो, इसमें पौधे में टी का निशान कट लगाएंगे ऐसे, ये होते हैं ना टी। इसमें क्या करेंगे? टी कट गया, इस पर पहले हमने यहाँ लगाया कट,
फिर यहाँ ये लंबा लगाया कटा, ठीक है। फिर इस भाग को हम इधर खोलेंगे, इस भाग को इधर खोलेंगे, खुल गया। फिर इसमें क्या करेंगे, साइन जो होती है उसको डाल देंगे, अपना जो होता है बड़, और बड़ साइन नहीं बड़ इसमें डालेंगे, और बड़ डालने के बाद इसको बंद, यहाँ इसमें क्या किया, इसको यहाँ देखो, इसका भाग रूपांतरण जब बनेगा तब इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से बड़ डल जाएगी इसमें, और इस प्रकार से रहेगा। तो इसको फिर वापस से क्या करेंगे, इसको मौस घास से बांध देंगे ऐसे, तो फिर इसमें जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक है टी बड़ी, उसके बाद सेम यही काम मिलेंगे आई बड़ी। आई में ऐसे मतलब पहले कट एक ऐसा लगाया, एक कट ऐसे लगाया, एक बीच में लगाया, फिर इस वाले भाग को इधर खोला, इस वाले भाग को इधर खोला, फिर हमने बीच में इसके अंदर हमारा जो पौधा हम काट वो हमने लगा दिया है ना, इसमें बड़ हमने फिट कर दी बीच में। तो बड़ लगाने के बाद हमने इसको मौस घास से बांध दिया, तो क्या बन गई, आई बड़ी बन गई। एच बड़ी में सेम ऐसा ही है, ये एच बड़ी है, इसमें मैंने एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, फिर इस वाले भाग को ऊपर कर लिया, इस वाले भाग को नीचे कर लिया, इसमें हमने बड़ फिट कर दी किसी पौधे की जो हम लगाना चाह रहे हैं बड़, और फिर इसको मौस घास से बांध दो। तो ये एच बड़ी हो गई, ये आई बड़ी हो गई, ये टी बड़ी हो गई। सेम टू सेम आता है रिंग बड़ी, एक आता है रिंग, रिंग यानी गोला, बड़ी में टी बड़ी, एच बड़ी, आई बड़ी, एक आता है रिंग बड़ी। रिंग मतलब छल्ला विधि। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये पौधा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसका छल्ला उतारेंगे ऐसे गोल। जब छल्ला उतारेंगे तो कैसा बनेगा पौधा, ये देखो आप इसको, ये ऐसा लगेगा, देखो ऐसे, इसकी छाल उतारेंगे गोल रूप में ऐसे, तो बीच का वाला भाग दिख जाएगा, और जब अगल बगल में से जो भाग है वो हट जाएगा ऐसे। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें दूसरे पौधे की छाल लेंगे जो हम लगाना चाह रहे हैं, बड़ काम में लेंगे, इस प्रकार से इस बड़ को इसमें फिट कर देंगे, जैसे अंगूठी बनाते हैं ना वैसे इसमें पहना देंगे इस बड़ को, और फिर इसको बांध देंगे मौस घास से, इसको बड़ पहना करके इस प्रकार से इसको मौस घास से बांध देंगे, और इसमें बाद में अंकुरण प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको रिंग बडिंग बोलते हैं, छल्ला बडिंग बोलते हैं। सेम ये होता है पेच बडिंग, ये क्या होता है, पेच बडिंग। एक होता है फोरकट बडिंग, है ना, फोरकट बडिंग भी होता है, इसमें पेच बडिंग, फोरकट बडिंग लिख सकते हो आप। देखो टी बडिंग, एच बडिंग, आई बडिंग, रिंग बडिंग, ठीक है। क्या होता है पेच बडिंग। पेच बडिंग में क्या होता है, जो पौधा होता है ना, ये पौधा है, इसमें जैसे पेज कैसा होता है, पेज ऐसे तो होता है, ये ऊपर का हिस्सा, उसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे तो होता है पेज, हम लोग दीवार में कसते हैं, ये पेज तो ये। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जो जगह है उसको हटाएंगे पेज वाली जगह को, और इसमें बड़ काम में लेंगे, उस बड़ को यहाँ फिट कर देंगे, तो ये बन गई हमारी पेज बडिंग बन गई। बिल्कुल सिंपल है। तो पेज बडिंग काम में लेते हैं। होता है फोरकट बडिंग, कौन सा होता है, फोरकट बडिंग। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो पुराने वृक्ष होते हैं, पुराने वृक्ष, प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुराने वृक्षों को किस विधि से नया किया जा सकता है, पुराने वृक्षों को किस विधि से जीवित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा एक पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, और इस पेड़ की, ये पेड़ यहाँ से गलना शुरू हो गया, यहाँ से खराब हो गया पेड़ ये, तो क्या करेंगे, इस पेड़ को जीवित कैसे रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सप्लीमेंट्री यहाँ से हम अलग से बगल में से हम लोग डालियां लगाएंगे बगल में, है ना। फोरकट बडिंग ये होता है, ब्रिज बडिंग बोलते हैं इसको, ब्रिज बनाते हैं इस प्रकार से, जैसे पुलिया बनती है ना, पुलिया ऐसे ब्रिज, वैसे हम लोग इसमें ब्रिज बनाएंगे ऐसे काट काट के डालियों के, और एक डाली लगाएंगे मिट्टी में, एक लगाएंगे इसके अंदर। लगाने का जो क्रम है वो ये रखा जाता है कि जैसे ये पौधे का अंदरूनी भाग है, ठीक है, जाइलम है, फ्लोएम है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि जब इसमें दूसरा पौधा लगेगा, नीचे वाली शाखा लगेगी, तो जाइलम में तो जाइलम आना चाहिए, और फ्लोएम में फ्लोएम आना चाहिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे ऐसे बगल में से, सप्लीमेंट ऐसे लगेगा ये, ठीक है, इस प्रकार से इसको लगाएंगे यहाँ पे सेम टू सेम। तो क्या होता है, जो खराब हो रहा है, ये पौधा खराब हो गया, तो यहाँ से फूड की सप्लाई रुक गई, तो उसकी अगर ये लगाएंगे ना बगल में से, हम इस प्रकार से लगाएंगे बगलों में से, तो बगल में से फूड की सप्लाई, भोजन की सप्लाई यहाँ वापस से प्रारंभ मिलना शुरू हो जाएगी, पौधा हमारा वापस से हरा हो जाएगा, वापस से ग्रीन हो जाएगा। तो वो फोरकट बडिंग होती है, ब्रीच बडिंग जिसे कहते हैं, वो काम में आती है। तो ये बडिंग वाले पोर्शन है।
अब आते हैं आपके ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में आता है सबसे बेस्ट विनियर ग्राफ्टिंग। क्या आता है? विनियर ग्राफ्टिंग। तो बच्चों विनियर ग्राफ्टिंग करते किसमें है? ग्राफ्टिंग में सबसे पहला प्रश्न आता है सर विनियर ग्राफ्टिंग कौन सा आता है? विनियर ग्राफ्टिंग। ये लास्ट टॉपिक है। विनियर ग्राफ्टिंग ये करते हैं विशेष तौर से आम में। कब किसमें करते हैं? आम में। आपको याद ये रखना है इसमें करते हैं विनियर ग्राफ्टिंग, आम में करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें जब आम का पौधा होता है छोटा पौधा, तो छोटे पौधे को ऊपर से काट करके और इसमें नए पौधा लगाया जाता है। इसकी उम्र होती है कम होती है बच्चों इसकी उम्र, इसलिए इसको विनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं स्पेशली। तो विनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट जीभ, जीभ भी हम इस पे चढ़ा सकते हैं। जैसे जीभ होती है, जीभ के आकार का एक कट लगाएंगे और उसमें हम नेक्स्ट ग्राफ फिट कर देंगे, तो जीभ ग्राफ्टिंग हो गया वो। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ जो होता है ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि घायल वृक्षों में कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो घायल वृक्षों में लेते हैं कौन सी? बताइए। ब्रीज विधि। कौन सी लेते हैं? ब्रीज विधि। अब ब्रीज भी काम में ले सकते हैं, ब्रीज ग्राफ्टिंग। और एक और है उसको बोलते हैं सेतु कलम। क्या बोलते हैं? सेतु कलम। तो वो ग्राफ्टिंग में आ जाएगा, तो सेतु कलम में काम में ले सकते हैं। तो ब्रीज ग्राफ्टिंग इतनी सक्सेस नहीं है, ब्रीज ग्राफ्टिंग इतनी सक्सेस नहीं है, फॉरगेट अलग है। तो ब्रीज ग्राफ्टिंग की जगह क्या काम लेंगे? हमें सेतु कलम काम में लेंगे। कौन सा लेंगे? सेतु कलम। देखो ये दोनों समझोगे तो दोनों एक ही है, समझोगे तो ब्रीज ग्राफ्टिंग सेतु कलम एक ही चीज है। थोड़ा हल्का इसमें माइनर डिफरेंस होता है। जैसे जीभ एक आया, जीभ ग्राफ्टिंग, एक आया था आपकी जीभ ग्राफ्टिंग। अब जीभ में क्या होता है? जैसे पौधा है, जीभ ऐसे होती है, ऐसे है ना, तो इस प्रकार इसको हटाएंगे, इसको ऊपर ऐसे, इसमें नया आपको फिट कर देंगे पौधा। सेम अब बताओ ऐसे बड़ी में ये किया था हमने, तो इसको बड़ी में क्यों नहीं रखा? तो कई चीजें होती हैं जो दोनों जगह चलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है सेतु कलम या ब्रीज ग्राफ्टिंग एक ही बात है। तो पुराने या घायल वृक्षों को किससे ठीक किया जाता है? पुराने या घायल वृक्षों के लिए सेतु कलम या ब्रीज जो होती है वो विधि काम में ली जाती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही छोटा, बहुत ही सार गर्भित हमने पादप प्रवर्धन के बारे में पढ़ा है। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो जैसे सिलेबस पूरा होगा हम लोग रिवीजन पे कवर करेंगे, वहां मैं आपको इसमें कुछ और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अधिक आपको जानकारी लेनी है तो आपकी 12th की बुक में आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं बच्चों। अब कल का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अलग रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरे हिसाब से बहुत हो गया मैटर आज का। तो देखो बच्चों, क्लासें आपको टाइम से नहीं मिल पा रही, इसका मैं एक चीज क्लियर कर दूं पहले कि क्लासें हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की वजह से क्लासें डल नहीं पा रही। तो इस वजह से कभी कभी हम लोगों को एक क्लास डल जाती है तो ठीक है, कभी कभी हमको एक साथ दोनों क्लासें डालनी पड़ती है, 2 दिन की क्लास एक साथ डालनी पड़ती है। तो क्लासें हम लोग रेगुलर बना रहे हैं लेकिन डल नहीं पाती, इसलिए आपके पास पहुंच नहीं पाती, उसके लिए माफी चाहिए आपसे। दूसरी बात, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि प्लीज क्लास को आप शेयर करो और अपने फ्रेंड से कहो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कम से कम व्यूअर्स बढ़ेंगे और आपकी क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 15 जुलाई के बाद ये चैनल कभी भी बंद हो सकता है, उसके जिम्मेदार हम सब रहेंगे। तो आप प्रयास कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और दौसा जिले के बच्चों ने आज देखी होगी न्यूज, तो भास्कर में आई है, दौसा भास्कर में न्यूज हमारी कोचिंग की कि हमने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। एक कृषि वर्ग में ऑनलाइन शिक्षा की क्रांति लाई है हम लोगों ने, तो उसके लिए पत्रकारों ने हमारा आर्टिकल भी आज निकाला है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता वो दौसा भास्कर निकाले 2018 का 18 जून 2020 का दौसा भास्कर पेज नंबर 2, वहां पे आप देखें, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की न्यूज है बच्चों ये, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं,
और अधिक से अधिक बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।